अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्टडी टूर विद RSR चैनल में आपका स्वागत है। यूपी PCS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज चल रही थी। इस सीरीज में आज हम 2008 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है लंघनाज, बीरभानपुर, आदमगढ़ या चोपनी मांडू। बताइए उत्तर क्या होगा। उत्तर होगा आदमगढ़। आदमगढ़ से मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़ की खोज 1964 में RV जोशी के द्वारा की गई। इसके साथ आदमगढ़ वर्तमान में कहाँ पड़ता है, यह पड़ता है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह है, आपके विकल्प हैं कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण। तो उत्तर है शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तब आपका उत्तर होगा यजुर्वेद का। ठीक है, इसके साथ आप जानते हैं यजुर्वेद दो शाखाओं में विभक्त है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में। शुक्ल यजुर्वेद को वार्ष्णेय संहिता भी कहा जाता है और शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है, वह है शतपथ ब्राह्मण। यदि प्रश्न आ जाए कि कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है, तब आपका उत्तर होगा तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो सभी पॉइंट्स को नोट रखिएगा, पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, आपके विकल्प हैं सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनारा। तो पहले बात कर लेते हैं उन स्तूप स्थलों की जिनका संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन की किसी न किसी घटना से रहा है। पहला है सारनाथ, तो आप जानते हैं बनारस में पड़ता है, वाराणसी में पड़ता है और यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। दूसरा स्थान है बोधगया। बोधगया कहाँ पड़ता है, वर्तमान में बिहार में पड़ता है और बोधगया में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। तीसरा है कुशीनारा। कुशीनारा में भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था, यानी अपने शरीर को त्यागा था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखिए तीनों जो स्थल हैं वे किसी न किसी प्रकार से महात्मा बुद्ध के जीवन के किसी न किसी घटना से जुड़े हुए हैं। कौन सा बचता है, बचता है सांची। तो इसका उत्तर हो जाएगा सांची। किसी प्रकार से भी महात्मा बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन हाँ ये बौद्ध स्थल जरूर है। कहाँ पड़ता है, यह पड़ता है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। यहाँ पर एक विशाल और दो छोटे स्तूप मिलते हैं और इसमें जो अशोक कालीन बौद्ध धर्म के धर्म प्रचारक थे उनकी धातु अवशेष मिलते हैं। किन किन के, सरीपुत्र और महामूद गलायन के, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखें। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, आपके विकल्प हैं बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव। तो ये बहुत रिपीटेड प्रश्न है, इसका उत्तर आपको ऑलरेडी आता होगा। प्रभासगिरी किनका तीर्थ स्थल है, यह स्थल है जैनियों का, जैन धर्म का तीर्थ स्थल है प्रभासगिरी। यह कहाँ पड़ता है, यह पड़ता है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, आपके विकल्प हैं सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवीपाटन। बताइए उत्तर क्या होगा। तो दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी। बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब रिपीट होती है, पूछी जाती है। ठीक है, यह यमुना तट के किनारे स्थित है। ऐसा कहा जाता है पुराणों में कि जब हस्तिनापुर के जो राजा थे निचक्षु, जब उनकी राजधानी हस्तिनापुर गंगा में बह गई तो उन्होंने बाद में क्या किया, कौशाम्बी की स्थापना की। ठीक है, नया नगर बसाया, इसीलिए इसे आद्य नगर या नया नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जैन ग्रंथ के अनुसार क्या कहा गया, जो छठे तीर्थंकर थे इनके पद्म प्रभु, उनका जो जन्म स्थान है वह कौशाम्बी ही है और यहाँ पर यानी कौशाम्बी में पद्म प्रभु का एक मंदिर भी मिलता है और यहाँ पे 10 से अधिक बौद्ध विहार मिलते हैं, लेकिन अब वे जीर्ण शीर्ण अवस्था में ही बचे हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, आपके विकल्प हैं नागा अर्जुनी कुंडा, अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी या मास्की। तो देखिए ब्राह्मी लिपि का पता कहाँ चलता है, अनुराधापुर से। अनुराधापुर कहाँ पड़ता है, यह पड़ता है श्रीलंका में। ठीक है, कुछ अन्य स्थानों से भी ब्राह्मी लिपि के साक्ष्य मिले हैं, उनमें से मुख्य हैं पिपरवा और सौहगौरा। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया वह कौन था। यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट रिपीटेड वन। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र चोल प्रथम ने क्या किया है, चोल झील का स्वरूप दिया था बंगाल की खाड़ी को। ठीक है, बंगाल विजय इन्होंने की थी और उन्होंने एक उपाधि भी धारण की थी जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। कौन सी उपाधि थी, उपाधि थी गंगैकुंड। इसके साथ इन्होंने गंगैकुंड
चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की भी स्थापना की थी। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखें, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी वह कौन था? आपके विकल्प हैं फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, हुमायूं या अकबर। तो बताइए उत्तर क्या होगा? उत्तर है इसका सिकंदर लोदी के समय में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। क्लियर। अगला प्रश्न देख रहे हैं, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। आपके विकल्प हैं गेहूं, जौ, चना, मक्का। तो मक्का की खेती भारतीय किसान नहीं करता था 13वीं 14वीं शताब्दी के पहले। कारण क्या था? यहाँ पर मक्का होता ही नहीं था। मक्का कौन लेके आए थे? पुर्तगाली लेके आए थे। ठीक है, ये जो विकल्प हैं ये क्वेश्चन नंबर 10 के यहाँ पर टाइप हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था? दिल्ली का सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे यानी अपनी आत्मकथा लिखी है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने कुछ कुछ घटनाओं को थोड़ी थोड़ी गैप पे लिखा, बाद में सबको मिलाकर क्या नाम दिया गया उसको कि ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है फुतुहात ए फिरोज शाही। याद रखेंगे, फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की क्या है? आत्मकथा है। क्लियर। अगला प्रश्न है, मुगल काल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो ये खूब पूछा जाता है। 2005 का जो हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था उसमें हमने इस बारे में डिस्कस भी किया था। आपके विकल्प हैं रुपया, दाम, टका या समसी। बताइए क्या कहा जाता था मुगल काल में तांबे के सिक्के को? तो तांबे के सिक्कों को कहा जाता था दाम। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपया कहा जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी के से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? अहिल्याबाई, मुक्ताबाई, ताराबाई या रुक्मणीबाई। तो आप जानते हैं ताराबाई ने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था। राजा राम की मृत्यु हो गई थी 1700 ईस्वी में, तो उनकी पत्नी थी ताराबाई। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को जिसका नाम शिवाजी द्वितीय था उसको गद्दी पर बिठाया और इन्होंने कमान संभाली, मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष के नेतृत्व की। क्लियर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक ओर दे रखे विद्रोह, दूसरी ओर दे रखे उनके नेतृत्वकर्ता। पहला है जो मुंडा विद्रोह था उसके नेतृत्वकर्ता बिरसा थे, यह बिल्कुल सही है, सुमेलित है। आप जानते हैं मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? यह हुआ था छोटा नागपुर पठार बिहार में। कब? 1895 से 1901 के बीच। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वे थे बिरसा मुंडा। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा है संथाल, ये कहाँ हुआ था? यह हुआ था संथाल परगना में, बिहार में। कब से कब तक? 1855-56 में। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू और कान्हू, अर्थात यह भी सुमेलित है। नेक्स्ट हमारा बचता अहूम। अहूम जो विद्रोह था उसके नेतृत्वकर्ता गोमधर थे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा है नायक विद्रोह। ठीक है, इसके प्रमुख नेता अचल सिंह थे। ये 1806 से 1816 के बीच हुआ था बंगाल में। क्लियर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? डी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, मद्रास की रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा है? मेलकम, मेटकॉफ, मुनरो या एल्फिंस्टन। बताइए उत्तर क्या होगा? तो भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था एक राजस्व व्यवस्था थी जिसको शुरू किया गया हेक्टर और मुनरो के द्वारा। सबसे पहले अगर प्रश्न आता है कई बार कहाँ शुरू किया गया, तो वह शुरू किया गया था मद्रास में। ठीक है, बाद में इसे बम्बई प्रेसिडेंसी और बंगाल असम में भी विस्तारित किया गया था। रैयत अर्थात क्या होता है? रैयत अर्थात होता है किसान। यहाँ पर किसान सीधे ब्रिटिश सरकार को राजस्व यानी कर अदा करता था, याद रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन क्षेत्र था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? आपके विकल्प हैं अवध, बिहार, बंगाल या आंध्र प्रदेश। तो बताइए बाबा रामचंद्र ने किसानों को कहां पर संगठित किया था? उत्तर होगा अवध में। अवध में इन्होंने संगठन करना शुरू किया था किसानों को। 1920 के लगभग में यह एक किसान नेता के रूप में उभरे थे। इनका जन्म वैसे तो कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में, लेकिन ये थोड़ा सा घुमक्कड़ी प्रकृति के थे। ये विदेश चले गए, फिजी चले गए। उसके बाद वहाँ से ये लौट के आए फैजाबाद। फिर इन्होंने क्या किया? किसानों को संगठित करना शुरू किया और 1920 में एक किसान नेता के रूप में उभरे। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन था? आपके विकल्प हैं सर जॉन सोर, लॉर्ड विलियम वेंटिक, लॉर्ड एलनबरो या लॉर्ड कॉर्नवालिस। खूब पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे।
किसने दास प्रथा को समाप्त किया? तो दास प्रथा समाप्त की गई थी सबसे पहले जो प्रयास किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, लेकिन यह कारगर साबित नहीं हुई। 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने पूरी तरीके से दास प्रथा को समाप्त किया, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था नवाबों के शहर लखनऊ में, कब? 1936 में, ठीक है, याद रखना है। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? इसके अध्यक्ष बने थे पहले स्वामी सहजानंद, और जो NG रंगा थे वह महासचिव बने थे। क्लियर हो गया। और इस पहले अधिवेशन को किसके द्वारा संबोधित किया गया था? तो संबोधित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा अधिनियम है? तो ये बहुत रिपीटेड है, आपको इसका उत्तर ऑलरेडी आता होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई थी, ठीक है। और 1926 में ली कमीशन की सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना भी हो गई थी। क्लियर। अगला प्रश्न है, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस या लाला लाजपत राय? तो रास बिहारी बोस ने बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उत्तर होगा रास बिहारी बोस, ठीक है। कहाँ पर स्थापना की है? बैंकॉक में। अगला प्रश्न है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? आपके विकल्प हैं पी मित्र, वारिंद्र घोष, VD सावरकर, और अंतिम विकल्प है आपका नरेंद्र गोसाई। तो बताइए उत्तर क्या होगा? तो आपको याद रखना है, अनुशीलन समिति की स्थापना कलकत्ता में वारिंद्र घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्त ने मिलकर की थी। तो यहाँ पर बी आपका सही होगा। इसके साथ आप याद रख सकते हैं जो वारिंद्र घोष हैं वे अरविंद घोष के भाई थे। इनकी कुछ रचनाएं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं वो महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी हैं? युगांतर, भवानी मंदिर और वर्तमान युद्ध नीति। भूपेन्द्र नाथ दत्त की एक रचना है जो पूछी जाती है वह है संध्या, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? आपके विकल्प हैं महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी रहे थे राजा महेंद्र प्रताप, और इन्होंने क्या किया था? अफगानिस्तान में एक गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी जिसे रूस ने क्या दी थी? अपनी मान्यता प्रदान की थी, याद रखेंगे। साथ में कई बार पूछा गया है कि राजा महेंद्र प्रताप का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम था इनका खड्ग सिंह, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में प्रस्तुत करें। लखनऊ समझौता, गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता, सबने अवज्ञा आंदोलन, अंतिम रूप से इसकी वापसी। तो आप जानते हैं लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? यह भी आप जानते हैं, यह कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। उसके बाद पूना समझौता या पूना पैक्ट कब हुआ था? यह हुआ था 1932 में। सबने अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 1933 में वापस लिया गया था। तो क्रम से लगा लीजिए, पहले नंबर पर आएगा फर्स्ट के बाद फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सब क्रम से लगा हुआ है इसमें ऑलरेडी। आपका उत्तर होगा बी, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? आपके विकल्प हैं लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या बरकतुल्ला खां, ठीक है। तो आप बताएंगे किसने गदर पार्टी की स्थापना की? तो आप जानते हैं गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? पंजाब के लाला हरदयाल के द्वारा, ठीक है। कहाँ पर की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में। कब की गई? 1913 में। तो ये सभी पॉइंट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। इन्होंने जो गदर पार्टी थी या गदर दल था उसने गदर नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका भी चलाई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष का कड़ा या कठोर कारावास दिया गया? आपके विकल्प हैं अरुणा आसफ अली, शाहनवाज, राशिद अली या रास बिहारी बोस। इसका उत्तर होगा राशिद अली। आजाद हिंद फौज के सैनिक राशिद अली को 7 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया था। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर आप जानते हैं लाल किले का मुकदमा चला था, जिसकी बचाव की पक्ष के जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? भूला भाई देसाई। साथ में पहले दिन जो कार्रवाई हुई थी उसमें वकील के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्रस्तुत हुए थे, याद रखेंगे।
अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है आगरा, झांसी, वाराणसी या वृंदावन। क्या उत्तर होगा? आप जानते हैं बनारस की वह थी। ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1835 में बनारस में हुआ था। बचपन का इनका नाम मनु था। आपने कई सारे सीरियल्स देख लिए होंगे तो इनका नाम आपको ऑलरेडी आता होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? आपके विकल्प हैं 25 अप्रैल 1920, 5 फरवरी 1922, 24 जुलाई 1942, 23 मार्च 1943। बताइए उत्तर क्या होगा? कब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? उत्तर होगा 23 मार्च 1943। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। अगला प्रश्न है कोरी निवेश का जिस पर स्थित है वह स्थान है कक्ष की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कक्ष का लिटिल रन या कक्ष का रन। आप बताइए उत्तर क्या होगा? कोरी निवेशिका कहाँ पर स्थित है? कोरी निवेशिका कक्ष के रन में स्थित है, जो भारत के गुजरात राज्य तथा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच दलदली भूमि है। दोनों देशों के बीच यह सीमांकन को लेकर इसके लिए विवाद भी रहता है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। एक ओर आपको दे रखी है परियोजनाएं, दूसरे ओर दे रखे हैं राज। ठीक है, परियोजनाएं कौन कौन सी दी हैं? मैटूर, मयूराक्षी, हीराकुंड। ठीक है, दूसरी तरफ दे रखा है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, एक छूट गया है, शायद टाइप नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या छूट गया है? नागार्जुन सागर लिख लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए इधर उड़ीसा। ठीक है, तो आप बताइए मैट्टूर परियोजना कहाँ पर है? यह है कावेरी नदी पर। ठीक है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है आपकी मयूराक्षी, ये कहाँ पर है? यह है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, किस नदी पर बनी है? यह बनी है मुरली नदी पर। फिर है आपका नागा अर्जुन सागर, ये कहाँ पर है? यह है आंध्र प्रदेश में। किस नदी पर बनी है? कृष्णा नदी पर। लास्ट वन बस्ती हमारी हीराकुंड, जो किस नदी पर है? यह है महानदी पर। कहाँ है महानदी? उड़ीसा में। सब याद हो गया, क्लियर हो गया? जिसमें आपका कौन सा सुमेलित होगा देख लेते हैं। कूट के आधार पर आपका ए सुमेलित होगा। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है भद्रा, भीमा। आपके विकल्प हैं गोदावरी, कृष्णा। तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया, यह कृष्णा नदी पर अवस्थित है नागा अर्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है भारत में एग्रो इकोनॉमिकल जोन्स की संख्या कितनी है? 16, 21, 27 या 31। आप बताइए कितनी एग्रो इकोनॉमिकल जोन में भारत को विभाजित किया गया है? तो मुख्य रूप से भारत को 6 बड़े, 21 प्रमुख और 60 उप कृषि पारिस्थितिकी एग्रो इकोनॉमिकल जोन में डिवाइड किया गया है। तो इसका उत्तर होगा 21। क्लियर हो गया? 21 ही हमने क्यों टिक किया? क्योंकि जो प्रमुख हैं वह 21 ही इकोलॉजिकल जोन्स हैं। वैसे 6 बड़ी हैं उनमें से। ठीक है, 21 प्रमुख हैं और 60 उप कृषि पारिस्थितिकी या एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं। ठीक है, इसके साथ पूछा जाता है भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है? तब आपका उत्तर होगा 15। अगला प्रश्न है विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं 5%, 2%, 6% या 4%। तो विश्व के 5% जीव पाए जाते हैं, जबकि विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.6% भारत के हिस्से आता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल, नाभिकीय ऊर्जा। तो अब हम बढ़ रहे हैं स्वच्छ एनर्जी की ओर, स्वच्छ ऊर्जा की ओर। पहले से क्या हम हमेशा से ही कोयले पर ज़्यादा निर्भर थे, लेकिन अब इस गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी प्रयत्न किए गए हैं कि हम सोलर एनर्जी की तरफ या जो अन्य उपाय हैं जो स्वच्छ हैं उनकी तरफ बढ़ें। तो उत्तर होगा यहाँ पर बी। अगला प्रश्न है भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। बताइए उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अनाज के उत्पादन में योगदान करता है पूरे भारत में। अगला प्रश्न है निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। एक बार एक जगह दे रखे हैं आपको खनिज उत्पादन के स्थल, दूसरे ओर दे रखे कौन से खनिज वहां से निकाले जाते हैं। जैसे पहला है आपका पलामू, आप जानते हैं कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है झारखंड राज्य में, और यहाँ पर देश का 50% से अधिक अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? ए का हो गया आपका 3rd। मिला लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद बात करते हैं
हजारीबाग की। हजारीबाग किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो हजारीबाग प्रसिद्ध है बॉक्साइट के लिए। फिर पड़ती है खेतड़ी की खानें जो राजस्थान में पड़ती है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। सबसे लास्ट बचा हमारा क्योंझर या क्योंझर, ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, मुख्य रूप से यह मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ किस में है? एक मिनट, ओके, सी वाला इसमें सही होगा। सी, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, नहीं सॉरी, डी इसमें आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे पूरा मिला के देख लिया करिए। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपको देखना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कहाँ पर किस प्रकार से उत्पादन होता है कोयले का। तो इसमें जो कूट है वो प्रीवियस डेटा के अनुसार सेट किए गए हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। वर्तमान में जो डेटा है उसका क्या क्रम है? सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उड़ीसा में, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, तीसरे नंबर पर झारखंड और चौथे नंबर पर है मध्य प्रदेश। तो याद रखना है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश में क्रमवार कोयले का उत्पादन होता है। यहाँ पर अवरोही क्रम में आपको लगाना है, तो पहले आ जाएगा मध्य प्रदेश, नहीं सही है, सही लगाया है। सबसे अधिक कहाँ होता है? उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर झारखंड में, फिर मध्य प्रदेश में, यही अवरोही क्रम होगा। अगला प्रश्न है, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है कांच उद्योग, सीमेंट उद्योग, बीड़ी उद्योग या उपर्युक्त में से कोई नहीं। किसके लिए चुनार प्रसिद्ध है? तो चुनार कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है मिर्जापुर में, और जानते हैं मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नांकित राज्य समूह में कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों की बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? पंजाब और तमिलनाडु में, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल और पंजाब में। कहाँ पर रेल यात्री डिब्बों का सर्वाधिक निर्माण होता है बड़ी मात्रा में? तो यह है पंजाब। और 2019 का शायद डेटा था, इस तमिलनाडु की जो रेल डिब्बों बनाने वाली फैक्ट्री है उसने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया था। तो आपको याद रखना है पंजाब और तमिलनाडु इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये सेम विकल्प दे दिया गया है। फिलहाल इसका उत्तर क्या होता है? जो जल में वायु का बुलबुला बनता है वह अवतल लेंस की तरीके से कार्य करता है। इसको रट लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, ये पूछा जाता है और एग्जाम में अक्सर कंफ्यूजन होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? पृथ्वी तो आप जानते हैं, पृथ्वी का उपग्रह तो है, चंद्रमा है, बुध, मंगल, बृहस्पति। तो बताइए उत्तर क्या होगा? बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे है, शाम है, निम्नांकित में कौन सा यामोत्तर जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की निम्न परिवर्तित श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में रखिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर भी चुनिए कि लंबाई के हिसाब से क्या करना है आपको? क्रमवार इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है? सबसे ज़्यादा लंबाई है एंडीज पर्वतमाला की। तो पहले नंबर पर तो फर्स्ट ही आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्या? दूसरे नंबर पर आएगा हिमालय यानी थर्ड। थर्ड नंबर पे कौन आएगा? थर्ड नंबर पर आएगा ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और फिर आपका बचता है लास्ट में कौन सा आएगा? ग्रेट डिवाइडिंग लैंड, तो जो रेंज है ये 4th नंबर पे आती है। रॉकी है वो 3rd नंबर पे, सबसे लंबी विश्व की पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पर 4th आएगा और यहाँ पर आएगा आपका 2nd। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपका कौन सा सही होगा? फर्स्ट, 3rd, 4th और 2nd, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है? अरब सागर झील, कैस्पियन सागर झील, बैकाल झील या मिशिगन झील? तो आप जानते हैं सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है। यह खारे पानी की झील है। ठीक है, इसके उत्तरी भाग में यूराल और वोल्गा नामक नदियां गिरती हैं। जो बैकाल झील है ये रशिया में पाई जाती है, विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, अरल सागर पूछा, यहाँ पे अरब लिखा हुआ है, यहाँ पे अरल सागर था। ठीक है, अरल सागर पूछा जाता है कई बार कि किन 2 देशों की सीमा बनाता है? तो यह बनाता है यूके की सीमा। यूके अर्थात क्या होगा? यूके अर्थात उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है, ये पिछले साल का है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब उस समय का करंट अफेयर होगा ये।
विश्व के निम्नांकित देशों के उनके स्वर्ण उत्पादन को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको आपको क्रमवार लगाना है। उत्तर क्या होगा? उत्तर आपका होगा सबसे अधिक कहाँ पर स्वर्ण का उत्पादन होता है, तो आप जानते हैं साउथ अफ्रीका में, तो थर्ड सबसे पहले आ गया। उसके बाद यूएसए में होता है, फोर्थ आएगा। उसके बाद किसका क्रम आता है? उसके बाद आता है आपका ऑस्ट्रेलिया का क्रम, फिर आता है चीन का क्रम। क्लियर हो गया? इसमें कौन सा है? थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, ये बी आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका। तो कौन सा युग्म है जो बता रहा है कि वे 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं? तो आपका उत्तर होगा अंटार्कटिका और यूरोप विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो आप जानते हैं जो गिबन है वह क्या है? मानव सदृश लघुतम कपी है, ठीक है, और यह भारत में पाया जाता है। इसके साथ ही आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजातीय आबादी नहीं रखी गई है? केरल, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो वह राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई भी जनजातीय आबादी नहीं रखी गई है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जनजातीय आबादी पाई ही नहीं जाती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका। बताइए उत्तर क्या होगा? तो बांग्लादेश जो है वो दक्षिण एशिया का सबसे घना देश है। यह भी खूब रिपीट होता है, आपको इसका उत्तर आता होगा। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मुल्क दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? आपके विकल्प हैं भूटान, भारत, पाकिस्तान या श्रीलंका। आपको बताना है कि दक्षिण एशिया में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है, तो वह देश है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान 38% नगरीकृत है, जबकि भारत केवल 32% है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में कितने देश हैं? तो एशिया में कितने देश हैं? एशिया में देश हैं 5। कौन कौन से वे देश हैं? सबसे पहले नंबर पे तो चीन हो गया, भारत हो गया, फिर आएगा आपका इंडोनेशिया, फिर आएगा आपका पाकिस्तान, फिर लास्ट में बांग्लादेश। क्लियर? अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप देशों में देखा गया वह है अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशनिया। तो सर्वाधिक जो प्रतिशत वृद्धि देखी गई वह कहाँ देखी गई? अफ्रीका में। ठीक है, क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मानदंड भारत में किसी अधिभाष में नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है? आपके विकल्प हैं भौतिक विस्तार, जनसंख्या आकार, जनसंख्या घनत्व या व्यावसायिक संरचना। जो 1971 की जनगणना के अनुसार वे अधिवास या स्थान जो किन शर्तों को पूरा करते हैं? सभी नगर निगम, जहाँ पे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, छावनी हो, अनुसूचित क्षेत्र हो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के लोग क्या करते हो? किसी व्यवसाय से जुड़े हों, तो वे सब नगरीय केंद्र के अंतर्गत प्रस्तावित हैं, स्वीकार किए जाते हैं। उनमें से क्या? भौतिक विस्तार नहीं आता है। ठीक है, जनसंख्या आकार भी आएगा, ठीक है, जनसंख्या आएगी और व्यावसायिक संरचना तो आएगी ही। अगला प्रश्न है, भारत में नगरीय केंद्रों को वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, उनकी संख्या क्या है? तो उनकी संख्या है 6 वर्गों में भारतीय केंद्रों को वर्गीकृत किया गया है। जनसंख्या के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है, वह जानना आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है। तो ये पुराना करंट अफेयर होगा उस समय का, इसलिए पूछा गया है। तो ऐसा कहा गया है कि 2050 तक जो विश्व की 70% आबादी है वह नगरों में सिमट जाएगी, यानी 70% जो जनसंख्या है वह अर्बन एरियाज को शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर? अगला प्रश्न है, विश्व के निम्नलिखित देशों को उनकी जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट हैं ब्राज़ील, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान। ठीक है, आपको ये कूट दिए गए हैं, इनके आधार पर आपको इसको व्यवस्थित करना है। तो पहले नंबर पर कौन आएगा जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में? पहले नंबर पर आएगा इंडोनेशिया, अभी हमने पढ़ा था। फिर आएगा आपका ब्राज़ील, उसके बाद कौन आएगा? ब्राज़ील के बाद पाकिस्तान आएगा, यानी 4th वाला ऑप्शन। फिर आएगा आपका नाइजीरिया। ठीक है, तो सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, ये है आपका उत्तर डी। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ वह तिथि कौन सी थी? 16 अगस्त 1950 या 1 अप्रैल 1951 या 6 अगस्त 1952 या 16 अगस्त 1952? आपको बताना है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। क्लियर? अगला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन या राज्यों का यूनियन? तो भारत क्या है? राज्यों का यूनियन है। ठीक है, और ये राज्य अपनी मर्जी से भारत नामक संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न है, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और अंतिम है आपका राजस्थान। आपको बताना है कहां पर क्या नहीं है? विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद नहीं है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है? तो यह प्रश्न अब अनर्गल हो गया है, अब वहां पर गवर्नर्स होते हैं। अगला प्रश्न है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई, अकाली दल? आपको बताना है कौन है क्षेत्रीय दल है। तो अकाली दल क्या है? क्षेत्रीय दल है। आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा कि किस हिसाब से राजनीतिक दलों का विभाजन किया जाता है, कि कौन क्षेत्रीय दल होगा, कौन राष्ट्रीय दल होगा। अगला प्रश्न है, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ था वह तिथि कौन थी? तो आप जानते हैं इसके लिए 52वां संविधान संशोधन किया गया था 1985 में। अब 1985 तो पता है हमें, डेट एग्जैक्ट नहीं पता है, तो डेट एग्जैक्ट क्या होगी? 15 फरवरी 1985। ठीक है, दल बदल निरोधक अधिनियम आया था, 52वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत जैसा अविकसित देश जो गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने का कृत संकल्प है को अधिक और वृद्धिशील मात्रा में जिसकी प्राप्ति के उपाय करने हैं वह है कर आय, गैर कर आय, ऋण या अनुदान। किसकी प्राप्ति करने के उपाय करने होंगे? तो वह है गैर कर आय। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे है पाक की खाड़ी और पाक जलसंधि को, पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को, कुमारी, अंतरीप और मन्नार की खाड़ी को, मन्नार की खाड़ी या पाक की खाड़ी को। ठीक है, बताइए इसमें उत्तर क्या होगा आपका? इसमें उत्तर होगा सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है पाक खाड़ी और पाक जल संधि को। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच नहर बनाकर इनको जोड़ा जाएगा। क्लियर हो गया? इसके साथ ये जो प्रश्न है कि भारत जैसा अविकसित देश जो गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने के लिए कृत संपन्न है को अधिक और वृद्धिशील मात्रा में जिसकी प्राप्ति के लिए उपाय करने होंगे, तो इसका उत्तर होगा, सॉरी मैंने गैर कर आय बोल दिया, ज़्यादातर बुक्स में यही दिया है, लेकिन इसका उत्तर होगा कर आय। ठीक है, टैक्सेबल अगर इनकम में वृद्धि होगी तो सरकार के पास रेवेन्यू पहुंचेगा, उस रेवेन्यू का प्रयोग देश की ग्रोथ में किया जाएगा। ठीक है, लोगों की वेलफेयर स्कीम्स के लिए किया जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसमें 62 का ए सही होगा। अगला प्रश्न है, एक मिनट, हाँ, उत्तर प्रदेश की 11वीं योजना में औद्योगिक विकास की, एक मिनट कुछ गलत टाइप है क्या, जो दर निश्चित की गई है वह है, यहाँ पर दर होगा, ये 11वीं योजना के अनुसार है 8%, 8.5, 10%, 10.5। तो ये अब नहीं पूछा जाएगा, उस समय उसका उत्तर 10.5% था। अगला प्रश्न है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? आपके विकल्प है, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। तांबे की कमी, बोरॉन की कमी, ऑक्सीजन की कमी या पोटेशियम की कमी? किसके कारण होता है ब्लैक हार्ट? तो ब्लैक हार्ट होता है बोरॉन की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश प्रारंभ हुआ? ठीक है, आपको बताना है। भारत उस समय कई आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था, तो जो तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह तत्कालीन वित्त मंत्री थे, उन्होंने सलाह दी थी कि हमें सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश प्रारंभ करना चाहिए। तो वह वित्त वर्ष कौन सा था? 1991-92। ठीक है, इसी बजट वर्ष में इसकी घोषणा भी की गई थी। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, निम्नांकित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तंबाकू आंध्र प्रदेश, केला महाराष्ट्र, आलू उत्तर प्रदेश, नारियल केरल सॉरी। आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो केला है उसका उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? सर्वाधिक होता है तमिलनाडु में, दूसरे नंबर पर स्थान गुजरात का आता है और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, तो शीर्ष या सबसे बड़े
उत्पादकों को आपको सुमेलित करना है। तो आंध्र प्रदेश में तंबाकू का उत्पादन होता है, यह बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश आलू के मामले में शीर्ष स्थान रखता है भारत में उत्पादन के मामले में। जो केरल जो नारियल के लिए, केला के लिए कौन रखता है शीर्ष स्थान? तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत की आई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई, आपके विकल्प है 1948, 1956, 1985, एक मिनट कहाँ चला गया, 1991। तो अभी हमने ऊपर बात करी विनिवेश अर्थात उदारवादी, लिबरलाइजेशन। ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था? 1991, 92 में। तो उसका उत्तर होगा डी। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए? तो उस समय का यह होगा करंट अफेयर, इसको छोड़ दीजिए। आगे देखते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है, आपके विकल्प में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य सरकारें, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं इसका उत्तर क्या है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग मूल्य समर्थन, न्यूनतम मूल्य समर्थन एमएसपी का निर्धारक होता है। पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार कब किया गया था? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये जरूर पूछा जाएगा इस साल या अगली साल। ठीक है। उत्तर क्या होगा? 1966 में पहली बार रुपए का अवमूल्यन किया गया था। 1966 नहीं, 1949 होगा। 1949 में पहली बार किया गया था। दूसरा अवमूल्यन था वो 96 में किया गया था। ठीक है। 1966 में। दोबारा कब किया गया था? 1991 में। फिर से अब कब किया गया, किस वर्ष किया गया, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ, एक अमेरिकी व्यापार संगठन, गैर सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। ठीक है। आपको बताना है तो आप जानते हैं गैट से बना है क्या? आपका WTO। 1 जनवरी 1995 को WTO अस्तित्व में आया। उसके बाद से जो गैट का अस्तित्व था वह खत्म हो गया है। गैट की स्थापना 1947 में हुई थी। अगला प्रश्न है, गैट का तात्पर्य है, आपके विकल्प है जिनेवा एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, गाइडलाइंस फॉर असिस्टिंग टैरिफ एंड ट्रेड, गवर्नमेंट एसोसिएशन फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। बताइए उत्तर क्या होगा? तो आप जानते हैं यह क्या है? जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, व्यवसाय के अंतर्गत आता है केवल व्यापार, व्यापार और उद्योग। नेक्स्ट है आपका उद्योग और वाणिज्य, व्यापार, उद्योग एवं वाणिज्य, ये तीनों आते हैं किसके अंतर्गत? व्यवसाय के अंतर्गत। आपका डी इसमें सही होगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएमाइड, पॉलीएथिलीन या पॉलीकार्बोनेट्स। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा पॉलीकार्बोनेट्स, इसका प्रयोग होता है। ठीक है। किसमें? बुलेट प्रूफ वस्तुओं में। आयोग के द्वारा उस समय बाद आंसर माना गया था पॉलीएमाइड। अगला प्रश्न है, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन, प्रकाशकीय भ्रम, व्यतिकरण घटना या उनकी वास्तविक आकृति। तो इसका कारण है अपवर्तन। ठीक है। अपवर्तन के कारण ही जो क्षितिज होता है उसके समीप जो सूर्य और चंद्रमा है वे दीर्घवृत्ताकार दिखाई देते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या व्यतिकरण। तो जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है वह किस पे कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। और इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। जो टेलीफोन लाइन है वो पूरी तरीके से रिप्लेस हो गई। ठीक है। जो टीवी के सिग्नल्स आते हैं वह ऑप्टिकल फाइबर की मदद से ही आते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? एक ट्यूब होती है जिसके अंतर्गत क्या, कांच के पतले पतले से तार, हजारों रेसे होते हैं वे, उससे बना होता है। ठीक है। इसमें बिल्कुल भी एनर्जी का ह्रास नहीं होता है। अगला प्रश्न है, EEG से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? वह है हृदय, मस्तिष्क, कान या यकृत। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम क्या है? EEG है। और EEG से मस्तिष्क की, दिमाग की क्या कार्यप्रणाली
प्रकट होती है। अगला प्रश्न है, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण होता है जीवाणु, विषाणु, परजीवी, प्रोटोजोया या फफूंद। आपको बताना है। आप जानते हैं जापानी एन्सेफेलाइटिस वायरस जनित बीमारी है, तो उत्तर होगा विषाणु। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहले हम देख लेते हैं कौन सा सुमेलित है। थाइमीन, बेरीबेरी, यानी यहाँ पे विटामिन B1 की बात करी है, सुमेलित है, सही है। विटामिन D अर्थात कैल्सीफेरॉल, इससे होता है सूखा रोग, बिल्कुल सही है। नियासिन, यह क्या है? यह है, इससे कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। तो विटामिन K आपका यह क्या है? यह सुमेलित नहीं है, सी इसमें आपका सही होगा। विटामिन K को का नाम क्या है? इसका नाम है नेफ्थाक्यूनॉन। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? जो चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है और अधिक रक्तस्राव होता है। अगला प्रश्न है, दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है अधिशोषण, परासरण, विद्युत कण संचलन या सक्रिय गमन। तो इसमें होता है परासरण। क्लियर हो गया। परासरण का प्रयोग किया जाता है डायलिसिस में। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? हीमोफीलिया, टे सेक्स व्याधि, सिस्टिक फाइब्रोसिस या हाइपरटेंशन। तो हीमोफीलिया संबंधित है किससे? अनुवांशिक रोगों से। ठीक है, हीमोफीलिया क्या है? अनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है? व्यक्ति के अंदर जो इस रोग से ग्रसित होता है उसका थक्का नहीं बनता है, चोट लगती है तो बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो जाता है, जिस कारण अगर उपचार में देरी हो जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस रोग की जो वाहक होती हैं स्त्रियां होती हैं। रोग जो सामान्यतः अगर हम देखें तो स्त्रियों में नहीं होता है, इस किसको होता है? केवल पुरुषों को होता है, लेकिन जो वाहक हैं, जो कैरियर हैं, वह स्त्रियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है? खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी या मच्छर। ये कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इंसेक्ट वर्ग में कौन नहीं आता है आपको बताना है। तो मकड़ी जो है वो इंसेक्ट वर्ग में नहीं आती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मछली है? स्टोन फिश, व्हेल शार्क, मर्लिन या हिल्सा। तो आप जानते हैं व्हेल शार्क भारत की सबसे बड़ी मछली है। अगला प्रश्न है, मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है? ठीक है, मूंगफली में कितना औसत प्रतिशत होता है? आपके विकल्प हैं 50, 60, 70, 80। तो ये होता है मूंगफली में दाना कितना होता है? तो मूंगफली में लगभग दाना होता है 70%, बाकी छिकला होता है। अगला प्रश्न है, खेती की अनिश्चितता को कम किया सकता है अपनाकर विशिष्ट कृषि पद्धति, फसल उत्पादन में संकर, विविधीकृत खेती या इनमें से कोई नहीं। तो खेती की अनिश्चितता को आप कैसे कम कर सकते हैं? आप जानते हैं विविध प्रकार की खेती कर। ठीक है, इससे उर्वरकता खेतों की बनी रहती है। साथ में आप कई बार फसल ले सकते हैं विविध खेती कर। विविध मतलब बार बार खेती बदलना। जैसे आपने इस बार गेहूं बोया तो अगली बार कोई और फसल बोएंगे। ठीक है, किस सीजन में? रवि के सीजन में। अगला प्रश्न है, केसिन दुग्ध होता है? जीवाणु, शर्करा, प्रोटीन, वसा। आपको बताना है केसीन क्या है। तो केसीन एक प्रोटीन है, यह मिल्क प्रोटीन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है शीर्ष। ठीक है, भारत फर्स्ट स्थान रखता है दूध के उत्पादन में, लेकिन भारत का जो उपभोग है वो अत्यधिक है, इसलिए भारत से दूध का निर्यात नहीं होता है। अगला है, ललित किसकी उन्नत किस्म है? वह है आम, अमरूद, केला, स्ट्रॉबेरी। यह पूछा गया है कई बार और 2019 के क्वेश्चन पेपर था उसमें रिपीट हुआ था। अमरूद की वैरायटी है ललित, याद रखेंगे, इसकी प्रजाति है। ठीक है, इसके साथ ही अन्य प्रजातियाँ कौन सी हैं? इलाहाबादी, सफ़ेदा, चित्तीदार, अर्का। ठीक है, सुर्ख याद रख सकते हैं। इसके बाद अमूल्य भी याद रख सकते हैं। ये सब प्रजातियां हैं किसकी? अमरूद की। अगला प्रश्न है, टेलीफोन प्रदर्शनी के किस नाम का उल्लेख मध्य में होगा? एक मिनट, इसको छोड़ दीजिए, ये अब क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ऊपर वाला प्रश्न रीजनिंग का था, उसको छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं, स्वचालित इंजनों में कौन सा हिमन रोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है हिमन रोधी के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? वह कौन सा है? चीन, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए इसमें उत्तर क्या होगा? तो सर्वाधिक योगदान किसका है? अब यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगला प्रश्न है,
ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित है वह है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर या आयनोस्फियर। आपको बताना है किस स्फीयर में पाई जाती है ओजोन लेयर। ठीक है, आप जानते हैं कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। ट्रोपोस्फियर सबसे नीचे का होगा क्षोभ मंडल, उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फियर, और यहाँ पर पाई जाती है आपकी ओजोन लेयर। ठीक है, यह पृथ्वी से वायुमंडल में 20 से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है आपकी ओजोन लेयर। अगला प्रश्न है, बखीरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है वह जगह है बस्ती, फैजाबाद, गोंडा, उन्नाव। तो आप जानते हैं बस्ती में पाया जाता है बखीरा पक्षी विहार। इसके साथ आप बता सकते हो उन्नाव में कौन सा है, नवाबगंज पक्षी विहार है, और फिर फैजाबाद में कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट बचता है आपका गोंडा, गोंडा में पार्वती अर्का है। क्लियर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह है उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम या उपर्युक्त सभी। तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम यानी स्मॉल और मीडियम उपक्रमों को क्या करता है, दीर्घकालीन लंबे समय के लिए ऋण की उपलब्धता करवाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया वह स्थान है इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई, इलाहाबाद में। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में 18 मंडल हैं और कितने जिले हैं, 75 जिले हैं। तो कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है क्योंकि ये उस समय का डेटा है। तो आपको याद रखना 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादन है वह है खाद्यान्न, तिलहन, दलहन या मसाले। किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे यहाँ होता है गेहूं का, आलू का, गन्ने का यानी खाद्यान्न का। क्लियर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है, औरैया, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस। ठीक है, तो सर्वाधिक इस विकल्प में अगर हम देखें तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा रहेगा, कानपुर। ठीक है, 74% जनसंख्या यहाँ की पड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, अविभाजित उत्तर प्रदेश के किस जनपद को आतंकवादियों का एक प्रजनन स्थल के अभिधान से कलंकित किया जाने लगा था। तो ये अब ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ पहले आजमगढ़ को माना जाता था कि ये आतंकवादियों का प्रजनन स्थल है। ठीक है, यहाँ से आतंकवादी निकलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल के संबंध में इनमें से किस लोक नृत्य से है, आपको बताना है ब्रज से कौन से संबंधित है, चरकुला, छोरिया, जोगिनी, नटवरी। तो चरकुला संबंधित है ब्रजभूमि में। ठीक है, इसमें रथ के पहिए पर कई सारे घड़े रखे जाते हैं और इसे ब्रजभूमि में घड़ा नृत्य भी कहा जाता है। छोलिया ये राजपूतों का नृत्य है, तलवार और ढाल की सहायता से इसको किया जाता है। जोगिनी ये अवध क्षेत्र में होता है, पुरुष नर्तक द्वारा रामनवमी के अवसर पर सामूहिक रूप से इसको किया जाता है। नटवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है, अहीरों और यादव के द्वारा यह किया जाता है। अगला प्रश्न है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, सूती मिल, हथकरघा, चमड़ा या सीमेंट। तो आप जानते हैं हथकरघा रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं, सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। मध्य प्रदेश में भारत की गाय बैलों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। राजस्थान में भेड़ों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो जो आपका पहला स्टेटमेंट है, मध्य प्रदेश में भारत की गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, यह भी सही है। भैंसों के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। राजस्थान में भारत की भेड़ों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, यह गलत है। सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और फोर्थ वन भी आपका गलत है। उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन सा सही है, पहला और दूसरा सही है। इस हिसाब से आपका ए इसमें सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन शोध संस्थान जहां स्थित है वह है, आपके विकल्प हैं इलाहाबाद, कानपुर, फैजाबाद, लखनऊ। तो कानपुर में स्थित है भारतीय दलहन शोध संस्थान, ये कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? बनरावत, थारू, सहरिया, धूरिया। तो प्रश्न पूछा जाता है, आप जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा? थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है? जूट, गन्ना। तो आप जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा? गन्ना होगा। गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है? तो इसका उत्तर है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है किसका? आंवले का। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय अब पाए जाते हैं। ठीक है, किताबों में उत्तर गलत दिया हुआ है, लेकिन उत्तर यहाँ पर 6 ही होगा, बी। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित रहा है? उद्योगों की दृष्टि से आपको बताना है। तो जो पश्चिमी क्षेत्र है वह सबसे ज़्यादा विकसित है औद्योगिक दृष्टि से। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना जहाँ की जा रही है वह है लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। आपको बताना है कहाँ पर नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। तो नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, अब हो चुकी है, कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो प्रमुख केंद्र है आपका बरेली। ठीक है, बरेली के अतिरिक्त भी कई जगह पर दिया सलाई का काम होता है या उद्योग कार्य करता है, लेकिन मुख्य रूप से जो पहचान मिली है वह बरेली को ही मिली है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उर्दू को जिस वर्ष उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई वह था? आपके विकल्प है 1887, 1889, 1899, 1891। तो आप बताइए कब उर्दू को मान्यता मिली सरकारी भाषा के रूप में? तो 1989 में, 1889 में उर्दू को मान्यता मिली उत्तर प्रदेश की आधिकारिक या सरकारी भाषा के रूप में, याद रखेंगे। पूछा जाता है 1989। ठीक है, 1989। अगला प्रश्न है, ये अब सब शुरू हो गए हैं क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग के हैं, मैथ्स के हैं, इनको छोड़ देते हैं, ये करंट अफेयर्स हैं। सीधे पहुंचते हैं विविध में। तो केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट में काजरी बोलते हैं, यह कहाँ स्थित है? स्थित है हैदराबाद में, याद रखेंगे, खूब पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, वह देश जहां विश्व में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष सर्वाधिक घरेलू अपशिष्ट सृजित होता है? तो वह देश है यूएसए, अमेरिका, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग वर्किंग है और वे पैकेज्ड फूड का यानी पैक किए हुए खाने का प्रयोग करते हैं, इसी कारण अपशिष्ट का जनरेशन भी वे ज़्यादा करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं से इन्होंने अपने घरों को, ऑफिसों को लैस कर रखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके क्षय होने सबसे अधिक समय लगता है? तो आपको बताना है किसके डिकम्पोज होने में सबसे अधिक समय लगता है। सिगरेट का टुकड़ा, चमड़े का जूता, फोटो फिल्म या प्लास्टिक का थैला। तो आप जानते हैं प्लास्टिक का थैला कई हजार वर्षों में भी डिके नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा दाब समूह भूमिका को निभाता है? INTUC, FIC, AIEC या CBI। आपको बताना है कौन प्रेशर ग्रुप की भूमिका निभाता है? तो यह है INTUC। ठीक है, यानी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, ये मजदूरों का संगठन था, अब तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह गया है, लेकिन यह क्या करता था? दाब समूह के रूप में कार्य करता था जब भी लेबर से संबंधित कोई योजना या पॉलिसी लाई जाती थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित लेखकों में अपनी प्रथम प्रकाशित उपन्यास द मैन बुकर प्राइज जीतने वाला कौन है? तो ये उस समय का करंट अफेयर रहा होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यह है अरविंद अडिगा। ये जीएस में आप पूछा सकता है, इसको याद रखिएगा, ये भारतीय थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके उपन्यास का नाम द वाइट टाइगर था। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया जिसका हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे? प्रवीण वंशी वादक थे, प्रवीण सरोद वादक थे, प्रवीण तबला वादक थे और प्रवीण वालन वादक थे। तो हरिप्रसाद चौरसिया तो वैसे भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप जानते हैं कौन थे? यह वंशी वादक थे। ठीक है, वंशी बजाते थे। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज सबसे महत्वपूर्ण तथ्य? किसी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है? ध्वज होता है, राजधानी होती है, संप्रभुता होती है या शासनाध्यक्ष होता है? तो आप जानते हैं क्या होती है? संप्रभुता होती है, यानी कि हम अपने आंतरिक निर्णयों के लिए खुद स्वतंत्र है, हमें कोई विदेश या अन्य देश
मजबूर नहीं करेगा या किसी अन्य देश का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। तो ये भी ये जो संपूर्णता है ये किसी राज्य की सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है, तत्व है। क्लियर हो गया? तो ये है आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्र सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।